चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैं क्या पढ़ाया था? लास्ट क्लास में मैंने मेजरिंग प्रोसेस, ठीक है, और ये डिग्री और ये स्टेरेडियन वगैरह के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया था। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग। सो क्या है नेक्स्ट क्लास में हमारे पास? नेक्स्ट क्लास में हमारे पास सबसे पहले पढ़ने के लिए है कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। ये कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ में क्या पढ़ा जाता है? इसमें मेनली हम लोग लेंथ की कुछ यूनिट पढ़ते हैं। सबसे पहले लार्जर लेंथ की यूनिट पढ़ते हैं, ये छोटी क्लासेस में भी था, ठीक है, और अब एक बार फिर से रिपीट मोड पे है कहीं ना कहीं। ठीक, तो पहला इसके अंदर आता है हमारा लाइट ईयर। लाइट ईयर एग्जैक्टली क्या होता है? ठीक, लाइट ईयर जो होता है वो डिस्टेंस, इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in 1 year in vacuum, in 1 year in वैक्यूम, इसे बोलते हैं लाइट ईयर। ठीक, अब हमको पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू होता है क्या? स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब चूंकि हम लोग हमारे पास लाइट ईयर दैट इज हम लोग डिस्टेंस की यूनिट निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस हमारे पास कैसे आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा तुम्हारे पास स्पीड इंटू टाइम। ओके, हमको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो वैक्यूम में स्पीड होती है वो यही होती है, इंडिपेंडेंट की कौन सा रेडिएशन है, कौन सी रेज है, एक्स रेज है, विजिबल रेज है, माइक्रोवेव है, कौन सी रेज है, सबकी तुम्हारे पास वैक्यूम में जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, ना, क्योंकि हमको लाइट ईयर निकालना है तो हमको स्पीड रखनी थी, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तो हमने स्पीड डाल दी। अब बात आती है 365 डेज होते हैं, ठीक है, एक दिन में 24 आवर होते हैं, एक आवर में 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या किए, हम लोग टाइम को लेकर के आए सेकेंड में, और इसकी यूनिट कितनी थी? इसकी यूनिट थी मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो हमने जब इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है? हमारे पास वैल्यू आती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो वन लाइट ईयर एग्जैक्टली क्या है? वन लाइट ईयर सर वो पर्टिकुलर दूरी है जो कि किसी भी लाइट के द्वारा ट्रेवल की जाती है वैक्यूम में, वो भी पूरे एक साल में, इसको बोलते हैं वन लाइट ईयर। हमने कहा ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? ठीक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? इन्होंने कहा इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। इट इज द एवरेज डिस्टेंस, इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन और अर्थ के बीच में। ओके, सन और अर्थ के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है, ठीक, उसे हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास क्या? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लेट सपोज ये तुम्हारे पास सन है, ठीक, लेट सपोज ये तुम्हारे पास अर्थ है, ठीक, तो अर्थ तो सिंपल सी बात है छोटा ही होता है, तो हम लोग जो है छोटे ही शेप को बनाएंगे इसे। ठीक, और हमने कहा कि इनके और इनके बीच की तुम्हारे पास एवरेज डिस्टेंस, ठीक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है ये तुम्हारे पास कहलाती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, कि आपको क्वेश्चन के दौरान आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए होती है, बट फिर भी आपको ये पता होनी चाहिए, एग्जाम में आ सकता है कभी कभार। ठीक, नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास क्या? नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास पारसेक। ठीक है, अब ये पारसेक क्या होता है? पारसेक जो होता है वो होता है पैरालैक्टिक सेकंड। पारसेक क्या है? पारसेक होता है तुम्हारे पास पैरालैक्टिक सेकंड। पैरालैक्टिक सेकंड क्या होता है? इसने कहा कि पैरालैक्टिक सेकंड जो है ना, वो एक ऐसे सर्कल का रेडियस है। उसने कहा कि पार्सेक क्या है? पार्सेक में हमको डिफाइन करवाया गया कि ये तुम्हारे पास सेंटर है, और ये तुम्हारे पास एक हम लोग आर्क बना रहे हैं, ठीक है, और इस पर्टिकुलर आर्क में जो ये रेडियस आर है, ठीक है, ये रेडियस आर को ही तुम्हारे पास वन पार्सेक बोला गया है। तो इसने कहा कि रेडियस तुम्हारे पास वन पार्सेक डिफाइन करेगा, ठीक है, मतलब पार्सेक डिफाइन करेगा। इसने कहा ठीक है। इसने कहा ये क्या है? ये तुम्हारे पास लेंथ ऑफ तुम्हारे पास जो है आर्क है,
और ये तुम्हारे पास एंगल है। तो इसने कहा डिफाइन कैसे करें, इसने कहा इट कैन बी डिफाइंड एज द रेडियस ऑफ सर्कल, इट कैन बी डिफाइंड एज रेडियस ऑफ सर्कल, इसको हम सर्कल के रेडियस से डिफाइन करते हैं, विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ, विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 second at center, 1 second at center, and length of whose arc is, and length of whose arc is 1 astronomical unit। अब समझना, इसने कहा कि ये जो तुम्हारे पास लेंथ ऑफ आर्क है इसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताया गया है, और ये बताया गया है कि ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो आर्क है ये 1 सेकंड का एंगल सबटेंड करता है, वो भी पॉइंट ओ पे, ठीक है। और ये जो रेडियस है, ये रेडियस तुम्हारे पास कहलाती है क्या, ये पार्सेक कहलाती है। इसने कहा अच्छा ठीक है। अब जैसा कि हमको पता है कि लेंथ ऑफ आर्क जो होगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा रेडियस इनटू तुम्हारे पास एंगल सबटेंडेड। इसका फॉर्मूला होगा क्या, रेडियस इनटू तुम्हारे पास एंगल सबटेंडेड। अब लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू होता है रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेंथ ऑफ आर्क में हमने क्या लिखा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। रेडियस में क्या लिखेंगे, रेडियस में हम लोग पार्सेक लिख लेंगे। एंगल सबटेंडेड में 1 सेकंड। अब ये 1 सेकंड का क्या खेल है, हमने तो आज तक ये पढ़ा था कि एंगल तो डिग्री में होता है, भाई 1 डिग्री में होता है, इस 1 डिग्री को हम लोग पाई रेडियन बोला करते हैं, ये तो हमको पता है। लेकिन ये सेकंड का क्या खेल है, इसने कहा कि देखिए हमको पता है कि 1 डिग्री में पाई अपॉन तुम्हारे पास 180 रेडियन होता है। इसने कहा ठीक है। इसने कहा और समझिए, 1 डिग्री में आपके पास होता है 60 मिनट, और 1 मिनट में आपके पास होता है 60 सेकंड। जैसे हमारे पास टाइम में मिनट होता है, आवर होता है, सेकंड होता है, उसी तरीके से एंगल में भी हम लोग जो है मिनट्स को और सेकंड को डिफाइन करते हैं। इसने कहा अच्छा ठीक है। इसने कहा कि ये तुम्हारे पास इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे मिनट को, और ये तुम्हारे पास इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे सेकंड को। उसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है कि 1 सेकंड में तुम्हारे पास 1/60 मिनट होंगे, ठीक है, और तुम्हारे पास 1 मिनट में 1/60, 1 मिनट में 1/60 डिग्री होगा। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास 1 सेकंड में 1/60 इंटू, अब यहाँ पे मिनट लिखा हुआ है, 1 मिनट में 1/60 डिग्री होती है, तो 1/60 डिग्री दैट इज 1 कितना 3600 तुम्हारे पास डिग्री, ठीक। अब हमको एक बात तो ये भी पता है कि हमारे पास सब जो ये आता है पार्ट, ठीक, इसने बोला कि 1 सेकंड में 1/3600 डिग्री हो गया। हमको पता है कि 1 डिग्री में 5/180 रेडियन होता है, तो 1 सेकंड में 1/3600 इंटू तुम्हारे पास पाई अपॉन 180, ये आ गया तुम्हारे पास रेडियन। ओके, ये तुम्हारे पास रेडियन वैल्यू आ गई। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है कि सेकंड और रेडियन का ये रिलेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाकर के पुट करेंगे किस पे, इस पे, ठीक। ये तुम्हारे पास हमने यहाँ पे लिखा था 1 सेकंड, तो हमने कहा कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1 सेकंड इज इक्वल्स टू होता है 1 तुम्हारे पास पार्सेक। अब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करना शुरू करी। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू होती है, ये होती है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ओके, you can take it as 1.50 into 10 की पावर 11 हमारे पास मीटर, ठीक। अब इसने क्या बताया, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.50 इंटू 10 की पावर 11, 1 सेकंड की वैल्यू कितना 1/3600 इंटू पाई अपॉन 180 हमारे पास रेडियन, और ये आ गया 1 पार्सेक। अब क्योंकि पार्सेक जो है वो तो यूनिट ऑफ लेंथ है ना, पार्सेक तो यूनिट ऑफ लेंथ है। अब यूनिट ऑफ लेंथ है तो उसको मीटर में आना चाहिए। तो जब इसने इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू उसने लिखी कितनी, इसकी वैल्यू उसने लिखी 1 पार्सेक। 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू 3.08 इंटू 10 की पावर 16 तुम्हारे पास मीटर। अब इसने कहा कि 1 मिनट, यहाँ पे जो सर नीचे रेडियन भी था, तो आपको तो अगर रेडियन थी तो आपको यहाँ पे रेडियन मेंशन करना चाहिए था। आपने यहाँ पे रेडियन तो मेंशन किया ही नहीं है। इसने कहा हाँ, रेडियन तो हमने मेंशन नहीं किया। क्यों नहीं किया, हम लोग को फिजिक्स में इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम जिसका भी डेरिवेशन या जिसका भी फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं,
या कुछ भी पार्ट निकाल रहे हैं वो आखिर बिलोंग किसको करता है, मास को बिलोंग करता है, टेम्परेचर को बिलोंग करता है ना, लेंथ को बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है, उसी हिसाब से हमेशा यूनिट देनी होगी। इसका मतलब यहाँ पे जो ये रेडियन था, इस रेडियन को निग्लेक्ट किया गया है, और जब रेडियन को निग्लेक्ट किया गया है तो रेडियन को लिखा ही नहीं गया, तो सिंपल सा हमको लिख के दे दिया गया कि 1 पार्सेक जो है वो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन वाली हैं, मतलब आपसे अगर कोई पूछे कि बेटा 1 पैरालैक्टिक डिफाइन करो, है ना, या 1 लाइट ईयर डिफाइन करो, तो आप इस तरीके से इनको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार्सेक, लाइट ईयर एंड पार्सेक, क्या रिलेशन एग्जैक्टली है। ठीक, अब इसने कहा कि ठीक है क्या रिलेशन है ये भी देख लेते हैं, सिंपल सा पार्ट है। और देखिए हमें ये पता है कि सारी की सारी वैल्यू हमको क्लियर है। ठीक, तो हमने कहा कि 1 पार्सेक अपॉन 1 लाइट ईयर करते हैं, तो 1 पार्सेक की वैल्यू है 3.08। ठीक है, अभी अभी हमने निकाली थी 3.08 इंटू कितना 10 की पावर तुम्हारे पास 16। 1 लाइट ईयर कितना है, अभी अभी हमने ऊपर स्टार्टिंग में बताया था आपको 9.46 इंटू 10 की पावर 15 वैल्यू, तो हमने पुट किया 9.46 इंटू 10 की पावर 15, ये वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आई, ये आई 3.26 वैल्यू आई। तो हमने फिर साफ साफ पता लग गया कि 1 पार्सेक जो है वो 3.26 टाइम्स ऑफ हमारे पास क्या है, लाइट ईयर है। ठीक, फिर हमने क्या निकाला, 1 लाइट ईयर अपॉन 1 तुम्हारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, सो ये हो गया है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 अपॉन तुम्हारे पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 इंटू 10 की पावर 11। जब सॉल्व किया तो पता लगा 6.3 इंटू 10 की पावर 4 वैल्यू आई। ठीक, तो इन्होंने कहा कि साफ साफ पता लग रहा है कि 1 लाइट ईयर जो है वो 6.3 इंटू 10 की पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। इसका मतलब लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से ज़्यादा है और पार्सेक जो है वो लाइट ईयर से ज़्यादा है। तो हमने क्या लिखा कि 1 पार्सेक की जो वैल्यू है वो 1 लाइट ईयर से तुम्हारे पास ज़्यादा है, 1 लाइट ईयर की वैल्यू जो है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से ज़्यादा है। तो कभी अगर आपसे सीक्वेंस पूछ लें, कभी अगर आपसे सीक्वेंस पूछ लें तो ध्यान दीजिएगा यही है आपके पास सीक्वेंस कि 1 पार्सेक इज ग्रेटर देन 1 लाइट ईयर एंड इट इज ग्रेटर देन तुम्हारे पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक, चलो ये तो बात हो गई तुम्हारे पास लार्जर लेंथ की, ये तो बात हो गई तुम्हारे पास लार्जर लेंथ की। अगर हम बात करते हैं तुम्हारे पास जो है स्मॉलर लेंथ की, तो स्मॉलर लेंथ में क्या आता है, तो इसने कहा कि ये तुम्हारे पास है क्या, स्मॉलर लेंथ। अब स्मॉलर लेंथ में हमारे पास कौन कौन लोग हैं सर, वैसे तो आपने इनके बारे में सुना होगा बट फिर भी हमको बता दें। सबसे पहले आता है तुम्हारे पास फेंटोमीटर। ओके, सबसे पहले आता है तुम्हारे पास फेंटोमीटर। ठीक है, फेंटोमीटर कहाँ पे यूज होता है, इसने कहा कि फेंटोमीटर को हम लोग एग्जैक्टली फर्मी भी बोलते हैं। इसने कहा कि ये तुम्हारे पास स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है। ओके, इसने कहा कि ये तुम्हारे पास जो है स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है, यूज फॉर मेजरिंग द साइजेस इन, यूज्ड फॉर टेक मेजरिंग sizes in nuclear physics, in न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, क्या मतलब हुआ, अभी आने वाले क्लास 12 में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, आने वाले क्लास 12 में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमारा जो ये पर्टिकुलर तुम्हारे पास एटम होता है, ठीक है, इस एटम के अंदर, इस एटम के अंदर हम लोग का होता है क्या, एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का साइज होता है छोटा। ठीक, जो हमारा रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस निकलेगा आने वाले समय में वो निकलेगा 10 की पावर माइनस तुम्हारे पास 15 मीटर। ओके, और जो हमारा रेडियस ऑफ द एटम निकलेगा आने वाले समय में वो निकलेगा 10 का माइनस 10 मीटर। और 10 का माइनस 15 और 10 का माइनस, इसका मतलब समझ लो कितने सारे जीरो होंगे, कितने सारे जीरो होंगे। ठीक है, तो इसने कहा इतनी छोटी वैल्यू, इसने कहा इतनी छोटी वैल्यू है, तो इसने कहा इतनी छोटी वैल्यू कैसे मेजर करेंगे, इसने कहा इतनी छोटी वैल्यू को मेजर करेंगे फर्मी में। तो 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस तुम्हारे पास कितना, 15 मीटर। तो इसका मतलब जो फर्मी होता है वो 10 की पावर माइनस 15 मीटर होता है, और ये स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट में तुम्हारे पास काउंट किया जाता है। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं।
और कोई है? इसने कहा हाँ एक और है, इसका नाम तुम्हारे पास क्या है? इसका नाम है तुम्हारे पास एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम सुना है तुमने कभी? एंगस्ट्रॉम कभी सुना है लाइफ में इसके पहले? एंगस्ट्रॉम यूनिट कभी सुनी हो कहीं पे भी? आवाज आ रही कि नहीं आ रही बेटा? सुनिए। नहीं, कहाँ सुनी तुमने? कहाँ पढ़ा है? कभी पढ़ा कुछ एंगस्ट्रॉम के बारे में? कुछ ऐसा समथिंग कुछ बोला हो? सर लाइट वेव वगैरह में कुछ बोला हो? रिव्यूअर वगैरह कुछ? एक्स रेज सुनी है? एक्स रेज, सर विजुअल रेज कभी? हाँ सर, तो उसकी वेवलेंथ हाँ एंगस्ट्रॉम हाँ में निकालते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दे आर यूज्ड इन मेजरिंग द वेवलेंथ। ओके, दे आर यूज्ड इन मेजरिंग द वेवलेंथ। वेवलेंथ को मेजर करने के काम आती है तुम्हारे पास एंगस्ट्रॉम। और ये जो एंगस्ट्रॉम होता है तुम्हारे पास, ये एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 तुम्हारे पास मीटर। ओके, तो एंगस्ट्रॉम बहुत छोटी यूनिट होती है, ये तुम्हारे पास वेवलेंथ मेजर करने का काम आती है। एक और तुम्हारे पास यूनिट है जिसका नाम है तुम्हारे पास नैनोमीटर। ठीक है, अब ये नैनोमीटर एग्जैक्टली क्या होते हैं? तुमने देखा होगा कि आज के समय में बहुत मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन मतलब जैसे आज के समय सिग्नलिंग टेलीकम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो रही है। ठीक है, और हमारे जो वायर हैं वो पतले से पतले होते चले जा रहे हैं। हमारे जो कम्युनिकेशन वायर हैं वो ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होते आ रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो है बहुत ही पतले होते आ रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ये जो पर्टिकुलर नैनोमीटर है, नैनोमीटर डिफाइन तो होता है तुम्हारे पास 10⁻⁹ मीटर पे। ठीक है, नैनोमीटर फाइबर्स तुम्हारे पास नैनो ऑप्टिक्स है ना, या नैनो फाइबर्स। ठीक है, ये सब आज के समय इतने पतले पतले वायर आ रहे हैं जो कि कम्युनिकेशन में इस्तेमाल हो रहे हैं। हम हर चीज़ में देख रहे हैं कि आजकल जो भी हमारे मोबाइल बन रहे हैं, या जो भी हमारे रेडियो बन रहे हैं, या जो टीवी ही देख लो जो बन रहे हैं, ये आज के समय कितने हल्के हल्के डिवाइसेस हैं। पहले के समय अगर तुमने देखा हो कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स क्या, ठीक है, या और उधर और जनरेशन में देखा हो तो बड़े हैवी हैवी तुम्हारे पास टीवी हुआ करते थे। ये सब कुछ कैसे हो पा रहा है? ये सब कुछ हो पा रहा है ऑप्टिकल फाइबर के इस्तेमाल से। ऑप्टिकल फाइबर का मतलब बहुत ही पतले डायमीटर के वायर्स। ठीक है, तो ये जो नैनो फाइबर्स होते हैं, जो नैनो ऑप्टिक्स वगैरह होती हैं, तो धीरे धीरे हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों में सब कॉम्पैक्ट करते चले जा रहे हैं। ठीक है, इतना बड़ा पीसी, इतना बड़ा कंप्यूटर पूरा वो महज एक छोटे से लैपटॉप में आ जा रहा है। सारा का सारा इंफॉर्मेशन छोटी छोटी चिप्स में आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारे पास जो है बहुत छोटी छोटी तुम्हारे पास यूनिट्स में भी चीज़ें मेजर की जाती हैं। वैसे तो नैनोमीटर का जो मेन काम होता है वो होता है तुम्हारे पास यूज्ड इन मेजरिंग द वेवलेंथ। ओके, सो यहाँ पे हाँ ये होता है तुम्हारे पास। ठीक है, यूज्ड इन मेजरिंग वेवलेंथ, ये भी तुम्हारे पास जो है वेवलेंथ मेजर करने काम आता है। और जैसा कि तुमने पढ़ा होगा छोटी क्लास में विब्योर पढ़ा होगा है ना, विब्योर। तो विब्योर में क्या क्या होता था? विब्योर में ये होता था तुम्हारे पास वॉयलेट। ठीक है, आखिरी वाला होता था तुम्हारे पास रेड, और बीच वाले कौन होते थे? इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड है ना। ये जो तुम्हारे पास रेड वाला होता था, इसकी जो वेवलेंथ होती थी वो होती थी 700 तुम्हारे पास नैनोमीटर। ठीक है, और जो वॉयलेट वाला है इसकी जो तुम्हारे पास वेवलेंथ होती है वो होती है 400 नैनोमीटर। तो ये जो वेवलेंथ वगैरह हैं ये सब तुम्हारे पास इसमें नैनोमीटर वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास क्या, इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास माइक्रोमीटर, और इसको हम लोग जो है माइक्रोन भी बोलते हैं। ठीक है, इसने कहा कि ठीक है, तो 1 माइक्रोमीटर जो तुम्हारे पास है वो हो जाता है 10⁻⁻6 हमारे पास मीटर। ठीक है, तो आप इसे चाहे माइक्रोन बोल लीजिए, चाहे आप इसे माइक्रोमीटर बोल लीजिए। ये क्या आता है? ये भी तुम्हारे पास वायर्स के डायमीटर मेजर करने के काम आता है। इतनी छोटी छोटी यूनिट होती है, जितना पतला वायर होगा डायमीटर उतना कम होता जाएगा, थिकनेस उतनी कम होती चली जाएगी, तो हमको छोटी यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये हम लोगों ने मेनली अभी जो पढ़ा वो छोटी यूनिट्स के बारे में पढ़ा, और ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर ये जो है बड़ी लेंथ की यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक, चलो अब इसके बाद एक काफी बड़ा पोर्शन है जो कि क्या नाम है इसमें आता है, उसको अभी हम रोक करके आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाला पार्ट लेकर के आते हैं।
ठीक है, ताकि चीजें थोड़ा समझ में आए। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, आपको डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ाते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है। उसके बाद जो ये बीच वाला पार्ट है इसको भी डायरेक्टली साथ में कवर कर देंगे। ठीक, अच्छा नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट है हमारा डायमेंशन, डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे हम लोग। तो उसके लिए सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब ये डायमेंशंस में क्या होता है, अब ये डायमेंशंस में एग्जैक्टली क्या चीज़ है, ठीक है, कैसे हम लोग समझेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने, हमने आपको बताया था कि हम लोगों ने सेवन फंडामेंटल यूनिट पढ़ी थी, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ी थी मास, ठीक है, मास का जो सिंबल हमें डायमेंशंस में इस्तेमाल करना है वो m है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ी थी तुम्हारे पास लेंथ, लेंथ का जो इस्तेमाल करना है वो l है। ठीक, फिर तुम्हारे पास आया था टाइम, टाइम का इस्तेमाल करना है हमको t। ओके, फिर हमने पढ़ा था तुम्हारे पास क्या, इलेक्ट्रिक करंट या फिर वापस टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट का होता है ए। ठीक, और हम लोगों ने पढ़ा था तुम्हारे पास क्या, टेम्परेचर। ठीक, टेम्परेचर का होता है तुम्हारे पास क्या, टेम्परेचर का होता है केल्विन या फिर थीटा से भी डिनोट किया जाता है। ठीक, और ये तुम्हारे पास जो है लुमिनियस इंटेंसिटी। ठीक, ये तुम्हारे पास जो है लुमिनियस इंटेंसिटी, तो लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला। ठीक, और ये है तुम्हारे पास क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैसे इंडिकेट करते हैं, इसको इंडिकेट करेंगे हम लोग तुम्हारे पास केमिस्ट्री के हिसाब से MOL। MOL जो है वो मोल है, पता ही होगा, पढ़ा ही होगा, छोटी क्लास में नहीं पढ़ा होगा तो अब पढ़ोगे। ठीक है, तो MOL तुम्हारे पास जो है डायमेंशंस में इस्तेमाल होता है। अब मुद्दा ये है कि ये डायमेंशंस में इस्तेमाल होता है, ये तो सुन लिया, पर ये डायमेंशन क्या होता है ये तो बताइए। तो देखो जरा डायमेंशन क्या होता है। इन्होंने कहा कि डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, बात करते हैं। इन्होंने कहा कि डायमेंशंस ऑफ आ कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, अच्छा कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। ओके, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक, आर द पावर्स और द एक्सपोनेंट्स, आर द पावर्स or exponents, are the powers or exponents to which the fundamental quantities, to which the fundamental quantities, to which the fundamental quantities, take, are to be raised, are to be raised to represent the physical quantity, to represent the, to represent the physical quantity। अब समझना कि भाई क्या है ये। इन्होंने कहा कि हमने अभी डायमेंशंस लिखा हुआ है। इसने कहा ठीक है भाई, डायमेंशंस आपने लिखा सही है। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि अगर मैं स्पीड लिखूं, ठीक है, तो स्पीड में मैं लिखूंगा क्या, स्पीड में लिखूंगा तो आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस एग्जैक्टली क्या है, डिस्टेंस तो सर इंडिकेट करेगा किसको, डिस्टेंस इंडिकेट करेगा तुम्हारे लेंथ को। ठीक है, और टाइम इंडिकेट करेगा तुम्हारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज के हिसाब से देखें तो टाइम को इंडिकेट करेगा। ओके, इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सही है। तो अब इन्हें क्या बताया, इन्होंने कहा कि डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और द एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैंने कहा कि मैंने डिस्टेंस को लिखा है ऐसे, एल पे डिनोट कर लिया है ना, और टाइम को ऐसे डिनोट कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास क्या, L T-1। ओके, ये आ गया तुम्हारे पास। तो इन्होंने कहा कि डायमेंशंस किसे कहते हैं, ठीक है, और डायमेंशनल फॉर्मूला किसे कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि जब आप इसको सिंपल सा एल लिखे, एल लिखा तो टी लिखा, और जब आपने इसको ऐसे लिखा तो आपने लिखा एल की पावर 1 और टी की पावर -1। ठीक है, अगर आप ब्रैकेट लगा देंगे तो ये एक्सप्रेशन डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये डायमेंशंस कहलाता है। वैसे डायमेंशन अगर स्पेसिफिकली देखें तो इन पावर्स को कहते हैं। ये जो पावर है ना, यहाँ पे तुम्हारे पास +1, ठीक, यहाँ पे देखे पावर तो तुम्हारे पास -1, वैसे डायमेंशंस को कहते हैं। और नहीं तो हम लोग अगर स्क्वायर फॉर्मूला, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते तो भी इस पार्ट को हम लोग डायमेंशंस कह सकते हैं। ठीक, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो इन्होंने कहा कि अगर हम लोग बात करें कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो देखिए जरा क्या है। इन्होंने कहा एक्सप्रेशन दैट शोज, इन्होंने बोला एक्सप्रेशन दैट
shows which of the fundamental quantities which of fundamental quantities which of fundamental quantities, ठीक, and with what powers and with what powers enter into the derived unit, enter into derived unit of physical quantity is termed as dimensional formula. फिजिकल क्वांटिटी इज टर्म्ड एज डायमेंशनल फार्मूला। उसने कहा ठीक। तो इसमें पावर्स की बात भी कर दी इसने, ये पावर्स की बात तो ऑलरेडी डायमेंशन में कर चुका था। तो जरा देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डायमेंशंस ऑफ स्पीड, ठीक, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डायमेंशनल फार्मूला, सीधे लिख देता हूँ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ तुम्हारे पास स्पीड, ठीक है। तो अगर मैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे m की पावर 0, ठीक है, L की पावर 1 and T की पावर -1. तो 0, 1 और -1 will indicate the dimensions, okay, and m0 L की पावर 1 T की पावर -1 along with the square bracket, ये आएगा तुम्हारे पास क्या, डायमेंशनल फार्मूला, ओके। इसे हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास क्या, डायमेंशनल फार्मूला। उसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसने कहा कि डायमेंशनल इक्वेशन एक वर्ड आता है। वैसे तो डायमेंशनल इक्वेशन तुमसे कभी नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी तुम जान लो, ठीक है। तुम इसलिए जान लो कि मान लो कभी कोई तुमसे पूछ ले डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, तो तुम बता देना, ठीक। इसने कहा इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय, इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग द फिजिकल क्वांटिटी, इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग फिजिकल क्वांटिटी। अब जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में लिख रहे हो उसको भी बुला लो, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक। मतलब कि अगर हमने कहा कि डायमेंशंस ऑफ स्पीड लिखनी है, हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, अगर m तुम्हारे पास 0, L की पावर 1 T की पावर -1, तो ये कहलाएगा तुम्हारे पास क्या, डायमेंशनल इक्वेशन कहलाएगा, ठीक। तो व्हाट आर डायमेंशंस, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, व्हाट इज द डायमेंशनल इक्वेशन। तो जो पावर्स हैं या जो तुम्हारे पास L1 T-1 विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट है वो डायमेंशंस कहला जाता है। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ प्रॉपर तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। और अगर हम जिस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में लिख रहे हैं, अगर हमने उसको भी लिख दिया तो वो डायमेंशनल इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। इसने का एग्जाम्पल के तौर पर और बताइए, तो देखिए, और फोर्स इज इक्वल टू होता है क्या, मास इनटू तुम्हारे पास एक्सेलरेशन, ओके। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि मास क्या है, मास होगा तुम्हारे पास किलोग्राम में, एक्सेलरेशन में क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। तो इसने कहा कि किलोग्राम m तुम्हारे पास l और ये t की पावर तुम्हारे पास 2। अब मैंने इसको लिख लिया m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, वो भी इन तुम्हारे पास स्क्वायर ब्रैकेट। तो जब मैं स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देता हूँ, दिस विल बिकम डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। जब मैं स्क्वायर ब्रैकेट में डालता हूँ, सिर्फ पावर्स के फॉर्म में लिखता हूँ, तो दिस विल बिकम डायमेंशंस, ठीक है। पावर्स डायमेंशन कहलाती हैं, ये तुम्हारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है। इसने कहा ठीक है। इसने कहा सिमिलरली अगर हम बात करते हैं वर्क डन की, ठीक है, तो वर्क डन को क्या बोल सकते हैं, वर्क डन होता है फोर्स इनटू तुम्हारे पास क्या, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या है, फोर्स है तुम्हारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, किलोग्राम तुम्हारे पास मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, m, ठीक, बार 1, L 2 और t कितना, -2, और ये आ गया ब्रैकेट, ठीक। तो जैसे ब्रैकेट में आ जाएगा इस तरीके से हम लोग लिख पाएंगे, ठीक। अब मान लो कि हमको और इसमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है मतलब, और हमको जैसे सपोज पावर का लिखना है, तो पावर का एग्जैक्टली क्या होता है, पावर का होता है तुम्हारे पास वर्क डन अपॉन तुम्हारे पास क्या, टाइम। अच्छा, वर्क डन का तो लिखा अभी आपने, ठीक है। अब आपको हर बार ये ऐसा नहीं करना है कि आपको हर बार फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ लिखना है, नहीं। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली ऐसे लिखो ml2 तुम्हारे पास t-2, ठीक है, और नीचे आपने लिखा तुम्हारे पास t की पावर 1, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ml2 t-3। So ml2 t-3, this would be the expression for your power, ये पावर का एक्सप्रेशन।
आई बात समझे। इसी तरीके से आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी भी आपने आज तक पढ़ी है, आप उसे कर सकते हो। जैसे मान लो कोई कहता है कि मेरे को काइनेटिक एनर्जी का लिखना है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है फॉर्मूला, हाफ तुम्हारे पास mv² होता है। तो ये हो गया है किलोग्राम, ये हो गया है मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब जब अगर तुम इसका लिखने बैठोगे तो तुमको क्या मिलेगा, किलोग्राम का कितना m, ठीक है, मीटर का कितना l, और टाइम का कितना t, तो ये m/t-2। इसका मतलब ये जो भी एनर्जी तुम्हारे पास है, ठीक है, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो गई या पोटेंशियल एनर्जी हो गई, चाहे है ना कोई भी एनर्जी हो गई, दे ऑल आर नथिंग बट द वर्क डन। ये तो वर्क डन की पार्ट है, और अगर ये वर्क डन के पार्ट है तो वैसे लिखा जाएगा, ठीक। सिमिलरली अगर मान लो तुमसे कोई कह दे कि भाई प्रेशर का लिखना है, ठीक, तो प्रेशर का कैसे लिखोगे, प्रेशर का लिखोगे फोर्स अपॉन तुम्हारे पास क्या, एरिया। फोर्स कितना, फोर्स तुम्हारे पास जो है कितना फोर्स होता है तुम्हारे पास, अभी ऊपर निकाला था हमने, m1l1t-2, ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास फोर्स। एरिया, एरिया मतलब तुम्हारे पास लेंथ प्लस स्क्वायर, तो ये l⁻², तो हमने सॉल्व किया, ये हो गया m तुम्हारे पास 1l तुम्हारे पास -1t तुम्हारे पास -2। तो इस तरीके से तुम्हारे पास जो है पूरा फॉर्मूला निकलता है, ठीक। तो ऐसे आप किसी का भी डायमेंशन निकाल सकते हो, जिसका चाहो आप उसका डायमेंशन बड़े आराम से यहाँ पे निकाल सकते हो। आया बेटा कृतिका, क्लियर हो रहा है यहाँ पे, है ना। सिंपल सी चीजें हैं, बहुत टफ नहीं है, बस ये है थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ेगा इनमें। आ रहा है समझ में, आवाज आ रही है बेटा, आवाज आ रही है बेटा कि नहीं आ रही है। Yes, sir. अच्छा, तो आया समझ में ये पूरा पार्ट, ठीक। अब जैसे मान लो कि कोई हमसे ये कहता है कि हमको इसका निकालना है, पावर हो गया है तुम्हारे पास, लेट्स सपोज मुझे जर्क का फॉर्मूला निकालना है। जर्क क्या होता है, जर्क क्या होता है, जर्क होता है तुम्हारे पास चेंज इन तुम्हारे पास एक्सेलरेशन अपॉन टाइम। शायद जर्क नहीं सुना होगा तुमने, ठीक है। तो जर्क क्या होता है, जैसा कि तुमने साइकिलें देखी होगी, तुमने देखा होगा कि कुछ बहुत मॉडर्न साइकिल्स आने लगी हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि मेरी जो साइकिल है उसमें लगे हैं शॉकर्स, ठीक है, और जो मेरी साइकिल है वो शॉकर्स जिसमें लगे हुए हैं वो जर्क को बहुत इफेक्टिवली हैंडल कर लेता है, ठीक। अब मुद्दा ये है कि जर्क को बहुत इफेक्टिवली हैंडल कर लेता है, क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन चेंज होते हैं समय के साथ साथ उसको हैंडल कर लेता है। तो इसने कहा कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम यूनिट सेकंड। तो ये कितना हो गया, मीटर पर तुम्हारे पास सेकंड क्यूब हो गया, तो ये कितना हो गया, l⁻1 t की पावर तुम्हारे पास -3, और ये बन गया तुम्हारे पास क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला। आई बात समझ में। ले लो डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बताओ, डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ओके। सो मास होगा तुम्हारे पास क्या, किलोग्राम, वॉल्यूम होगा तुम्हारे पास क्या, मीटर क्यूब। तो ये क्या हो गया, किलोग्राम पर तुम्हारे पास मीटर क्यूब, ठीक, हमने लिखा, ये हो गया m l-3, और ये हो गया तुम्हारे पास किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो इस तरीके से तुम्हारे पास बनेगा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास आ गया क्या, ये आ गया है तुम्हारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला का। अब नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट में आने से पहले तुमको बताते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अभी सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या होता है, एक होता है तुम्हारे पास एम के एस सिस्टम, ठीक है, जिसमें एम का मतलब होता है तुम्हारे पास क्या, एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब क्या होता है, के का मतलब होता है तुम्हारे पास किलोग्राम, और एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सेकंड, ठीक। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है तुम्हारे पास सी जी एस सिस्टम, दूसरा होता है तुम्हारे पास सी जी एस सिस्टम, जिसमें सी का मतलब होता है तुम्हारे पास सेंटीमीटर,
G का मतलब होता है तुम्हारे पास ग्राम, और S का होता है तुम्हारे पास क्या, सेकंड। ठीक, अब आता है तुम्हारे पास तीसरा। नेक्स्ट आ जाएगा तुम्हारे पास क्या, FPS। अब ये FPS सिस्टम क्या होता है, ये होता है तुम्हारे पास फुट, ये होता है तुम्हारे पास पाउंड, ये होता है तुम्हारे पास सेकंड। एक आता है चौथा जो कि होता है SI सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक, SI सिस्टम क्या होता है, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। ये होता है क्या, इंटरनेशनल। ये इंटरनेशनल तो होता है, लेकिन इसमें होता क्या है, मीटर होता है तुम्हारे पास, जो है किलोग्राम होता है, और तुम्हारे पास सेकंड होता है। उसने कहा कि अच्छा ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कहा कि अगर इसमें भी मीटर, किलोग्राम और सेकंड है, और इसमें भी मीटर, किलोग्राम और सेकंड है, तो अब ये बताइए कि इसमें अंतर क्या है। तो इन्होंने कहा कि अगर आप अंतर की बात कर रहे हैं, तो देखिए ऐसा है कि इन तुम्हारे पास SI जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, इसमें जो तुम्हारे पास एनर्जी है, जैसे मान लो कि काइनेटिक एनर्जी है तुम्हारे पास, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास हो गई, जिसमें मान लो कि तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ओके, इसमें मान लो कि तुम्हारे पास जो है हीट एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, ठीक है, मतलब हीट एनर्जी है तुम्हारे पास, और क्या नाम है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम्हारे पास है। इतनी सारी टाइप ऑफ यूनिट अगर हो गई, ठीक, तो इन्होंने कहा कि मैकेनिकल भी ले लो, मैकेनिकल एनर्जी तुम्हारे पास है। तो इसने कहा कि अगर इसमें इतनी टाइप ऑफ यूनिट अगर तुम्हारे पास हो गई हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं इन सबको जो है जूल में मेजर किया जाता है। ठीक, लेकिन एमकेएस सिस्टम की अगर बात करें, तो एमकेएस सिस्टम सबको जूल में नहीं मेजर करता है। एमकेएस सिस्टम सबको अलग अलग कर देता है। अलग अलग का मतलब, अलग अलग कहता है, वो कहता है कि नहीं, हम जो है सबको एक सिंपल यूनिट नहीं देंगे, हम सबको अलग अलग देंगे। तो हीट एनर्जी हो जाती है तुम्हारे पास कैलोरी में मेजर, और वॉट आवर में मेजर हो जाता है तुम्हारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी तुम्हारे पास मेजर हो जाती है किसमें, जूल में। तो इसने कहा कि एमकेएस सिस्टम में क्या होगा कि हर एक एनर्जी के लिए अलग अलग तुम्हारे पास यूनिट चाहिए होगी, लेकिन तुम्हारा जो ये क्या कहते हैं, तुम्हारा जो एमकेएस सिस्टम होता है, जो एसआई सिस्टम कहता है, हम सबके लिए एक ही यूनिट रखेंगे। तो ये डिफरेंस होता है एमकेएस और एसआई में। तो सर स्टैंडर्ड पूरे दुनिया में कौन सा इस्तेमाल करते हैं, बेटा पूरी दुनिया में इस्तेमाल करते हैं तुम्हारे पास एसआई सिस्टम ऑफ, तो एसआई सिस्टम ऑफ द यूनिट को ही पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अच्छा, अब जो हम लोग ये डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़े, इसका क्या यूज है, ठीक है। तो इसने कहा कि एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। अब ये क्या मतलब हुआ, एप्लीकेशन और डायमेंशनल फार्मूला में क्या आएगा, फिर कैसे आएगा। तो इसने क्या बताया, इसने कहा कि एप्लीकेशन अगर हम देखें, तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो हमारे पास आता है, वो आता है तुम्हारे पास कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कन्वर्जन ऑफ फिजिकल quantity from one system to another, from one system to another। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी का कन्वर्जन। इसने कहा अच्छा क्या मतलब हुआ इस बात का, इसने कहा कि देखो हम लोग ये तो पढ़ के आए हैं कि Q इक्वल्स टू होता है N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। अच्छा टाइम खत्म हो रहा है, फिर से रीजन कर दो, फिर से रीजन कर लीजिए।